नमस्ते। नमस्ते करने से पहले अश्विनी चाहिए। ठीक है, अगर ज्वाइन हो जाती है तो ज्वाइन कर लेंगे। देखिए, बीकॉम द्वितीय वर्ष चतुर्थ सत्र द्वितीय भाषा हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 4 अर्थात संप्रेषण मूलक एवं व्यावसायिक हिंदी भाग 2 में आपका फिर से स्वागत है। और हमने एक बहुत बड़ा भाग आरंभ किया था जिसके अंतर्गत बैंकिंग और हिंदी भाषा, इस टॉपिक के अंतर्गत हमने बहुत सी बातें सीखी थी। और आज हम आरंभ करने जा रहे हैं बैंकों में हिंदी के प्रयोग की स्थिति। उसके उपरांत बैंकों में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने हेतु तो किए जा रहे प्रयास, ये शायद हमने देख लिए थे। एक बार फिर से इन प्रयासों को आपके सम्मुख दोहराते हैं और फिर आगे आने वाली बातों की ओर रुख करेंगे। देखिए, बैंकों में हिंदी का प्रयोग किए जाने के लिए जो प्रोत्साहन दिए जाते हैं, उन प्रोत्साहनों में 12 प्रोत्साहन अत्यंत महत्वपूर्ण है। जेल चेवर का जेल है सभी ने तो साड़ी चलूंगा। तो बैंकों में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए जो योजनाएं रखी जा रही हैं या जो प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, उनकी ओर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये 12 प्रयास हैं। पहला प्रयास, हिंदी का कार्य साधक, जिसको हम काम चलाऊ कहते हैं, काम चलाऊ ज्ञान न रखने वाले कर्मचारियों को बैंक के समय एवं खर्च पर हिंदी का कार्य साधक ज्ञान दिलाया जाता है। मतलब देखिए कि अगर कोई व्यक्ति किसी बैंक में काम कर रहा है लेकिन उसे हिंदी उतनी अच्छी नहीं आती, मतलब काम चलाऊ ज्ञान उसे नहीं है, कार्य साधक ज्ञान नहीं है, तो स्वयं बैंक वह क्या करती है कि उसे हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कराने के लिए स्वयं के खर्चे पर, बैंक के खर्चे पर और बैंक के समय में बिना किसी उसे उसकी छुट्टी दर्ज किए उसको कार्यालयीन रजा के रूप में दे करके वो काम कराने लगाती है, अर्थात सीखने का। दूसरी बात, अगर हिंदी की कोई परीक्षा वह व्यक्ति उत्तीर्ण कर लेता है तो उसे प्रोत्साहन परक राशि दी जाती है। और ये राशि, जिसको हम कहते हैं बख्शिश, पुरस्कार, पारितोषिक के रूप में दी जाती है। ध्यान रहे, एक मानवीय स्वभाव यह होता है कि वह किसी काम को किसी लोभ के माध्यम से करता है। अगर मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। अधिकांश छात्र इसीलिए तासिका नहीं करते कि उन्हें पता नहीं है कि ये तासिका करने पर क्या मिलने वाला है। अब देखिए कि जो परीक्षा उत्तीर्ण हो जाएंगे उसके लिए कोई पुरस्कार राशि रखी जाएगी, ये दूसरी बात है। तीसरी बात, टाइपराइटर, अब तो टाइपराइटर नहीं रहा, टेलेक्स भी नहीं रहा, अब कंप्यूटर की बात। कंप्यूटर आदि में हिंदी का काम करने के लिए बैंक के समय एवं खर्च पर प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण, ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आप कंप्यूटर पे काम करो। जैसे आज यूनिकोड में सारा काम चल रहा है हिंदी का, चाहे यूनिकोड मंगल हो, चाहे यूनिकोड DVOTT सुरेख फॉन्ट जैसा हो, इसकी प्रशिक्षण की व्यवस्था कर देते हैं। साथ ही साथ उस प्रशिक्षण की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन परक राशि और बाद में हिंदी में काम करने पर भत्ता दिया जाता है। देखिए, इतना कुछ मिलता है हिंदी के माध्यम से। और आपका विषय, आपका कॉमर्स जो विषय है वो बैंकों से संबंधित है, इसीलिए ये पाठ्यक्रम आपके ये हिंदी का पाठ्यक्रम आपके पाठ्यक्रम में, अभ्यासक्रम में लगाया गया है। उसके उपरांत चौथा प्रयास है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स द्वारा आयोजित CAIIB परीक्षा हिंदी माध्यम से देने का विकल्प रखा गया है। अब केवल बैंकिंग की परीक्षा ही नहीं, हजारों परीक्षाएं जो होती हैं, चाहे वो UPSC हो, MPSC हो, बैंकिंग की परीक्षाएं हो, शॉर्ट सर्विस कमीशन की परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, ये सारी की सारी परीक्षाएं आप हिंदी के माध्यम से दे सकते हैं। आपको अंग्रेजी की अनिवार्यता वहां नहीं रखी गई है। कितना बड़ा निर्णय है देखिए। इसके उपरांत
ये जो संस्थान है, पांचवा प्रयास है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स द्वारा आयोजित प्रमाण पत्र परीक्षा बैंकिंग उन्मुख हिंदी, यह परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन पर राशि भी दी जाती है। केवल हिंदी के कुछ एक विशिष्ट पाठ्यक्रम नहीं, तो अनेक पाठ्यक्रम, अनेक परीक्षाओं में जहाँ जहाँ अधिकतर ये हिंदी के परीक्षाएं होंगी, खास करके बैंकिंग उन्मुख, मतलब बैंकिंग में प्रयुक्त की जाने वाली हिंदी, उन्मुख का मतलब उस ओर गई, उस ओर के लिए आकर्षित, उन्मुख, ऐसी परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन पर राशि दी जाती है। छठा प्रयास है, बैंक में भर्ती एवं पदोन्नति आदि के लिए आयोजित सभी लिखित परीक्षाओं एवं साक्षात्कारों में हिंदी के प्रयोग का विकल्प खुला है। मतलब समझिए कोई बैंक में नौकरी को लग गया, लेकिन आगे चल करके उसकी पदोन्नति होने वाली है, प्रमोशन होने वाला है, और भर्ती में भी और पदोन्नति में भी, मतलब भर्ती में भी और पदोन्नति में भी जितनी भी परीक्षाएं हैं वो सारी परीक्षाएं लगभग हिंदी में होती हैं। हमारी एक छात्रा बीएससी की अभी अभी कुछ दिन पहले उसने केंद्रीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक की एक उत्कृष्ट उच्च श्रेणी की परीक्षा उत्तीर्ण की है। अश्विनी मुंडे नाम की लड़की है, उसका सत्कार भी करना है हमें। ध्यान रखिए, इसी प्रकार से हम जो कुछ स्पर्धा परीक्षा हो, बैंकिंग की परीक्षा हो या अपना पाठ्यक्रम हो, इस माध्यम से अगर आप अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, कमाने लग जाते हैं, तो इससे बड़ा आनंद आपके माता पिता को जितना नहीं होगा, उससे ज़्यादा आनंद अध्यापकों को होने वाला है। इसलिए बीच बीच में जो कुछ परीक्षाओं की या कहीं भी परीक्षा दे कर को देखो, और उत्तीर्ण हो न हो अगली बात, लेकिन आपको एक अनुभव आएगा कि किस प्रकार के प्रश्न किस प्रकार की परीक्षाओं में आते हैं। तो ध्यान रखिए, इसके लिए भी हिंदी माध्यम है। सातवां प्रयास है सरकार का कि राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न भाषिक क्षेत्रों में राजभाषा नीति के क्षेत्र में से श्रेष्ठ कार्य करने वाले बैंकों को सरकार के द्वारा इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड तथा भारतीय रिजर्व बैंक शील्ड दी जाती है। ध्यान रखिए, दो दो शील्ड दिए जाते हैं। शील्ड मतलब डाल, जिस प्रकार आप खेल में या किसी बड़े इवेंट में कोई पुरस्कार के रूप में शील्ड प्राप्त करते हैं, ढाल प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार से बैंकों में हिंदी का अच्छा काम करने वाले बैंकों को इंदिरा गांधी, जो हमारी प्रधानमंत्री थी, उनके नाम से राजभाषा शील्ड दी जाती है। इतना ही नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक की शील्ड भी दी जाती है। इतना बड़ा पुरस्कार दिया जाता है। आठवां प्रयास है, बैंकिंग में हिंदी की मौलिक पुस्तकें लिखने वाले को इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार भी दिया जाता है। अगर बैंकिंग के क्षेत्र में समझिए, अब मुझे तो थोड़ा बहुत अनुभव है, क्योंकि हर वर्ष मैं बीएसएनएल ऑफिस या फिर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन अर्थात जीवन बीमा निगम मर्यादित के कार्यालय में मेरे व्याख्यान होते हैं। इतना ही नहीं, एक बैंकों की एक विशिष्ट संस्था है जो हिंदी में काम करते हैं, नाराकास नाम की है। नाराकास उसका शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म बड़ा है थोड़ा सा। तो उसमें भी जो हिंदी में अच्छा काम करते हैं, और उन लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए, ध्यान रखिए कि जिन लोगों के लिए हिंदी में काम करना थोड़ा कठिन लगता है, ऐसे लोगों के लिए पुस्तकें लिखना, इन पुस्तकों के आधार पर बैंक में हिंदी का आप काम कर सकते हैं, हिंदी माध्यम से काम कर सकते हैं। इस पद्धति से वे लोग भी उन पुस्तकों की सहायता लेकर के, मदद लेकर के हिंदी में एक अच्छा काम कर सकते हैं बैंकिंग के क्षेत्र में। इसलिए ऐसे पुस्तक लिखने वाले को भी इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार दिए जाते हैं। नौवां प्रयास है, प्रशिक्षण संस्थाओं के में पाठ्यक्रमों के दौरान न केवल राजभाषा के सत्र रखे जाते हैं, बल्कि कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के लिए नियमित रूप से हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। मतलब जो अलग अलग प्रशिक्षण संस्थाएं हैं हिंदी देने की, वो केवल राजभाषा सिखाते नहीं, अपितु कर्मचारियों के जितने भी वर्ग है, समझिए सुपर क्लास 1 है, क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है, क्लास 4 है, इन सबको हिंदी में के माध्यम से काम करने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है, और अलग अलग कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जाता है। 1 दिन की कार्यशाला, 2 दिन की कार्यशाला, 7 दिन की कार्यशाला, पखवाड़े की कार्यशाला,
महीने की कार्यशाला। इस माध्यम से ऐसी कार्यशालाओं में भाग लेने से उन कर्मचारियों को हिंदी में काम करने का एक अभ्यास हो जाता है और उस अभ्यास का उपयोग वो अपने करियर में कर सकते हैं। 10वां प्रयास है सरकार का, अधिकांश प्रशिक्षण संस्थाओं में द्विभाषिक पाठ्य सामग्री तैयार की जाती गई है, जिसे आवश्यकता अनुसार प्रतिभागियों में किया जाता है। अर्थात देखिए कि जितने भी प्रशिक्षणार्थी हैं, प्रशिक्षु छात्र हैं या प्रशिक्षु कर्मचारी हैं, उनके लिए जो भी पाठ्यक्रम बनाया जाता है वो द्विभाषी होता है। मतलब हिंदी समझ में नहीं आया तो आपको अंग्रेजी पाठ के माध्यम से उस चीज को आप समझ पाते हैं। आज भी देखिए जितनी भी बड़े बड़ी परीक्षाएं होती हैं वो भी द्विभाषिक प्रश्न पत्र उसके होते हैं, हिंदी में भी होता है, अंग्रेजी में भी होता है। कोई बात अगर हिंदी में समझ में नहीं आई तो आप अंग्रेजी प्रश्नों का सहारा ले सकते हैं, और अंग्रेजी का कोई शब्द कोई प्रश्न समझ में नहीं आया आपको तो आप हिंदी की प्रश्न पत्रिका का सहारा ले सकते हैं। तो इस प्रकार से पाठ्यक्रम की जितनी भी सामग्री होती है, मतलब राजभाषा से संबंधित वो सारी की सारी सामग्री आप हिंदी में और अंग्रेजी दोनों के माध्यम से उसका अध्ययन कर सकते हैं। इसके उपरांत 11वां प्रयास है, बैंकों से प्रकाशित होने वाली जितनी भी गृह पत्रिकाएं होती हैं उसमें हिंदी रचनाओं के लिए विशेष स्थान होता है। इसके अलावा हिंदी से संबंधित पोस्टर, पुस्तिकाएं और अन्य साहित्य भी प्रकाशित करवाया जाता है। और ध्यान रखिए, जब भी आप किसी बैंक में जाते हैं तो वहाँ कोई पोस्टर लगा होता है। खास करके मैं नागपुर साइड में जब गया था तो उसमें महर्षि दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी जी या उन लोगों ने जिन लोगों ने राजभाषा हिंदी के लिए बहुत कड़े कड़े प्रयास किए हैं, उन सभी प्रयासों के कुछ नामपट्ट, पोस्टर्स ये लगा दिए जाते हैं, जिससे सामान्य व्यक्ति पढ़ने पर उन पर प्रभाव हो सके और इस प्रयास से वे भी हिंदी का प्रयोग अपने दैनंदिन जीवन के कार्य में कर सकें। अब 12वां प्रयास है, हिंदी दिवस, हिंदी सप्ताह, हिंदी पखवाड़ा, हिंदी माह इत्यादि बड़े बड़े कार्यक्रम लिए जाते हैं। कभी एक दिवस होता है, कभी एक सप्ताह का कार्यक्रम होता है, कभी पक्ष का मतलब पखवाड़े का 2 हफ्तों का कार्यक्रम होता है, कभी एक महीने का कार्यक्रम होता है। और ऐसे कार्यक्रमों में अलग अलग प्रतियोगिताएं रखी जाती हैं बैंकिंग कर्मचारियों के लिए। और इन प्रतियोगिताओं में जो श्रेष्ठ रूप से आगे आ जाते हैं, ऐसे लोगों, कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए, कार्यपालकों के लिए, विद्वानों को भी पुरस्कृत किया जाता है, राशि दी जाती है, पुस्तकें दी जाती हैं वगैरह वगैरह। और जब भी मैं बैंकों में जाता हूँ तो एक प्रतियोगिता जरूर लेता हूँ, वो होती है टिप्पण लेखन की। टिप्पण लेखन की प्रतियोगिता के माध्यम से या और पत्र लेखन की प्रतियोगिता के माध्यम से बहुत अच्छे अच्छे सामान्य मराठी भी जिनका ठीक ठाक नहीं है, ऐसे भी हिंदी में धारा प्रवाह लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि आगे चल करके जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं और अन्य निजी बैंक के क्षेत्र है, उनमें भी हिंदी एक बहुत बड़ी जनसंपर्क की भाषा के रूप में अवश्य आएगी। तो ये हुई कुछ बातें जो हमने गत सप्ताह ली थी, उनको मैंने जानबूझ करके पुनरावृत्त किया है। अगले भाग की ओर हम जाते हैं, हिंदी के प्रयोग में आने वाली समस्याएं और उनके समाधान हेतु सुझाव। अब ध्यान रखिए, हिंदी अब देखिए कि मराठी, संस्कृत और हिंदी, पाली, अर्धमागधी, ये जितनी भी भाषाएं हैं जो धार्मिक और सामान्य भाषाएं हैं, उन सब की लिपि एक ही है, देवनागरी। इसलिए हमें उतनी कठिनाई नहीं आती। लेकिन दक्षिण भारत में अगर हम जाते हैं तो दक्षिण भारत में जैसे अलग अलग लिपियां हैं, तमिल लिपि सबसे प्राचीन, और तमिल लिपि से बाद में मलयालम लिपि, कन्नड़ लिपि, तेलुगु लिपि, तुलु लिपि इत्यादि लिपियां निकली हैं। तो इन लोगों के लिए हिंदी पढ़ना बहुत कठिन है। इसलिए कभी कभी हिंदी वो बोल तो लेते हैं अच्छी तरह से, लेकिन पढ़ना लिखना उनके बस की बात नहीं होती। इसलिए ऐसे लोगों के लिए कुछ प्रयास भी जरूर किए जाते हैं, और खास करके समस्याएं जो आती हैं हिंदी पढ़ने में, हिंदी के माध्यम से काम करने में, तो उसके लिए क्या किया जाता है, इस पर अब हम चर्चा करेंगे। अब यह प्रश्न उठता है कि अधिकांश बैंक कर्मचारियों को हिंदी का कार्य साधक ज्ञान भी
है, सरकार की नीति भी है, तथा हिंदी में काम करने पर प्रोत्साहन भी मिलता है, उसके बाद भी लोग हिंदी में काम क्यों नहीं करते, या क्यों नहीं, यदि करते हैं तो वे कैसे करते हैं, इस पर भी विचार करना होगा। ध्यान रखिए, सरकार की राजभाषा नीति है, सरकार ने अधिकांश कर्मचारियों को हिंदी में काम चलाऊ कार्य साधक ज्ञान दिया है, उसका प्रशिक्षण दिया है। इतना ही नहीं, जो अच्छा काम करते हैं उनको प्रोत्साहन पर पुरस्कार राशि भी दी जाती है, प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, पुस्तकें दी जाते हैं। फिर भी ये प्रश्न है कि लोग हिंदी में काम क्यों नहीं करते। तो इस पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, देखिए, मानसिकता। मानसिकता, उसके बाद भाषा के स्वरूप में उदारता, सरकार की राजनीति, भाषा राजनीति, पारदर्शिता, नवोन्मेष, ये जो नवोन्मेष कार्यों में हिंदी के प्रयोग, उसके उपरांत ग्राहकों का बैंकिंग के हिंदी से परिचय, ये 5 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो हिंदी से के माध्यम से बैंकिंग क्षेत्र में काम करने के कठिनाइयों के चलते कुछ सुझाव सरकार ने दिए हुए हैं, विद्वानों ने दिए हुए हैं, लोगों ने दिए हुए हैं। तो पहली चीज़ है मानसिकता। हमारी मानसिकता क्या है, देखिए, कुछ पीछे जाकर के अगर हम देखें तो लगभग 800 वर्ष हम पर अफगानों, मुगलों, पठानों इत्यादियों ने राज किया, और 200 साल लगभग अंग्रेज़ों ने, साथ में कुछ राज्यों में फ्रांसीसी लोगों ने, कुछ राज्यों में पुर्तगाली लोगों ने राज्य किया। तो एक प्रकार से हम 1000 वर्ष की गुलामीगिरी भोगते आए हैं, और इस 1000 वर्ष की दास्ता जो है, गुलामी जो है, इससे उभर पाना इतना आसान नहीं है। हमारी मानसिकता ये बन गई है कि हमारे यहाँ कोई नया काम हिंदी के माध्यम से होता है तो उसे लताड़ते हैं, लेकिन अंग्रेजी के काम से हुआ तो उसको तालियां बजाते हैं। ये बहुत ही गलत बात है, फिर भी पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं। इसके पीछे है मानसिकता। देखिए, हमने जाने अनजाने सुल्तानों, बादशाहों, राजाओं, महाराजाओं, अंग्रेज़ों, फ्रेंचों, पुर्तगालियों को अपना राजा मान लिया था, स्वीकार कर लिया था हमने अपनी मानसिकता ने कि हम तो राज करने लायक नहीं हैं, राज करेंगे तो यही करेंगे। और ये जो मानसिकता थी, और मालिकों ने भी क्या किया, अब मुझे बताइए, ऐसे कितने अंग्रेज हैं जिन्होंने हिंदी भाषा का पक्ष लिया, गिने चुने। ऐसे कितने मुगल हैं जिन्होंने फारसी, अरबी की जगह हिंदी का प्रयोग किया, बहुत गिने चुने। इसका तात्पर्य यह है कि उन्होंने भी खुद को अपना हम लोगों का मालिक मान लिया था, और हमने भी उनको अपना मालिक मान लिया था, और उन्होंने भी हमें गुलाम मान लिया था, और हमने भी स्वयं को उनके गुलाम के रूप में स्वीकार किया था। और ये मन में इतनी गहराई तक बात बैठ गई कि उर्दू और अंग्रेजी के सिवा हमारा कुछ नहीं होगा, और जो उर्दू अच्छा बोल लेगा, शेर शायरी कर लेगा, उसको तालियां बजाएंगे। जो अंग्रेजी में 2-4 वाक्य बोल लेगा, वह भी हमसे महान होगा। ये हमारी मानसिकता ने स्वीकार कर लिया था। इसलिए ये जो मानसिकता है उसको बदलना, ये बहुत बड़ी कठिनाई है। और इस मानसिकता को तोड़ने का सबसे बड़ा उपाय, और एक ही उपाय है, कि जो लोग उच्च पदस्थ हैं वे स्वयं हिंदी में बोलना शुरू करें। जैसे देखिए कि आशुतोष राणा जैसे अभिनेता हैं, मनोज वाजपेयी जैसे अभिनेता हैं, अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेता हैं, या फिर कपिल शर्मा जैसा कॉमेडियन है, वो सब कुछ हिंदी में ही बोल लेते हैं। उन्हें अंग्रेजी की सहायता की, बैसाखी की ज़रूरत कभी नहीं पड़ती। वो हिंदी के माध्यम से। मैं 2015 में भोपाल के 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में गया था, और उसमें वहाँ के मुख्यमंत्री, जो आज भी वहाँ मुख्यमंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने एक वाक्य कहा था कि दुनिया के वो 80 देशों में घूम करके आए हैं और उन्हें कभी भी एक भी अक्षर अंग्रेजी का बोलना नहीं पड़ा, लेकिन हम एक आध 2-4 शब्द हिंदी के, मराठी के बोल लेते हैं, और सुनने वाले पर प्रभाव डालने के लिए कोई एक अंग्रेजी शब्द बोल देता है। पता नहीं ये मानसिकता क्यों है। यदि उच्च कार्यपालक अधिकारी गण अपने बोलने और लिखने में हिंदी का प्रयोग करेंगे तो उनके अधीनस्थ स्वयं उनका अनुसरण करेंगे। देखिए, उच्च अधिकारी अगर हिंदी में लिखेंगे
हिंदी में बोलने लगेंगे, हिंदी में व्यवहार करने लगेंगे, तो उनके अधीनस्थ कर्मचारी अपने आप हिंदी बोलने लग जाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ नेताओं का अनुगमन करना, अनुकरण करना, ये बहुत ही एक फैशन जैसा है। एक यानी जैसे एक भेड़ पानी में गिरती तो बाकी सारी भेड़ जाते हैं, वैसे जो नेता हमारे होते हैं, जैसे जो हमारे अधिकारी गण होते हैं, उन अधिकारी गणों को अगर वे हिंदी में अपना काम करना आरंभ करेंगे तो अपने आप बाकी के लोग भी हिंदी में काम करना आरंभ कर देंगे। क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है महाजनो येन गतः सपंतः, बड़े लोग जिस रास्ते से जाते हैं उसी रास्ते से हम भी जाएं। अब देखिए, इसके लिए एक आंदोलन चलाया जाता है, वो है हस्ताक्षरों का आंदोलन। आमतौर पर हम अंग्रेजी में, मतलब रोमन लिपि में अपने हस्ताक्षर करते हैं, लेकिन आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि मैं देवनागरी लिपि में ही हस्ताक्षर करता हूं और जब भी किसी से मिलता हूं तो जय हिंदी जय नागरी बोलता हूं। तो इस प्रकार से हमारे आचरण में अगर बातें उतरती हैं, उपदेश में नहीं, आचरण में, तो अपने आप इस प्रकार का वातावरण बदला जा सकता है। वैसे व्यक्तिगत तौर पर यह मेरा मानना है कि व्यक्ति अंग्रेजी में काम करे, जरूर, वो एक भाषा है, महत्वपूर्ण भाषा है, उसमें काम कर आना ही चाहिए, पर वह केवल अंग्रेजी में करे। फिर अब शर्त हम ये रखते हैं कि वो अंग्रेजी अगर बोलना चाहता है, अंग्रेजी लिखना चाहता है, तो सचमुच पूरी तरह से अंग्रेजी में ही बात करे, अंग्रेजी में ही लिखे, उसमें कहीं एतद्देशीय भाषाओं का बैसाखी की तरह उपयोग ना हो। जरूर इतनी फ्लुएंट इंग्लिश आपकी होनी चाहिए, परंतु अगर आप अंग्रेजी के 2-4 शब्द बोल रहे हैं और कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, बाकी सारे जो क्रियाएं हैं, वे सारी की सारी हिंदी मराठी के इस्तेमाल कर रहे हैं और एक आध शब्द अंग्रेजी का कह रहे हैं, तो आपको अंग्रेजी आई ऐसा नहीं है। तो ठीक है, फ्लुएंटली सारा का सारा काम अंग्रेजी में कर दो, कौन रोकेगा आपको। किंतु जो काम हिंदी में भी कर सकता है और हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कर सकता है, अतः दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति से अधिक सक्षम है। मतलब जो व्यक्ति केवल अंग्रेजी का प्रयोग कर सकता है, उससे ज्यादा वो व्यक्ति सक्षम है जो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी का भी प्रयोग करे। दूसरी बात, भाषा के रूप में उदारता। ध्यान रखिए, आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था जो है, उसकी पूरी शब्दावली जो है, वो सारी के सारी पारिभाषिक शब्दावली विदेशों से आई है। बैंक जो बेंच से शब्द बना था, जिस पर हमने बहुत चर्चा की, न केवल बैंक कर्मचारियों को बल्कि ग्राहकों ने भी इसी विदेशी शब्दावली को स्वीकार किया है, उनमें भी यही विदेशी शब्दावली प्रचलित है। इसके स्थान पर एकदम देशी या तत्सम शब्दों को रख देना न तो संभव है और न ही व्यावहारिक। इसलिए प्रयोग के पहले चरण में हमें उस भाषा को देवनागरी लिपि में स्वीकार करना होगा जिसे बैंकर और ग्राहक दोनों काउंटर पर खड़े होकर के बोलते हैं। वो भाषा जिसमें बैंक कर्मचारी आपस में और ग्राहक और बैंक कर्मचारी एक दूसरे के साथ भाषा बोलते हैं, वो हिंदी होनी चाहिए पहले, या उसके शब्द अधिकतर हिंदी हो। भाषा संबंधी कोई भी परिवर्तन न तो एकदम आता है और न एकदम आ सकता है। इसलिए ध्यान रखिए, जितने भी भाषाई परिवर्तन होते हैं वो धीरे 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 होते हैं। मैं उदाहरण बताऊं आपको, स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जी की मुझे बात याद आती है। अब स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जी ने अक्षराखड़ी का प्रचलन किया और अनेक अंग्रेजी शब्दों के लिए प्रतिशब्द भारतीय भाषाओं में दिए। जैसे लेखनी, ये उनका है शब्द, जैसे चलचित्र फिल्म के लिए प्रयुक्त किया वाला वो था। तिलक जी ने नौकरशाही ये शब्द गढ़ा है। इसका तात्पर्य यह है कि बड़े बड़े लोग जब विचार करते रहते हैं तो अनेक ऐसे नए शब्द निर्माण हो जाते हैं जिन शब्दों के माध्यम से हम अपनी अभिव्यक्ति अपनी मातृभाषा, अपनी राष्ट्रभाषा के माध्यम से करते हैं, अन्य भाषाओं की उसे जरूरत नहीं पड़ती। और ध्यान रखिए कि भाषा में अगर कोई परिवर्तन एकदम से नहीं आ सकता तो इसके लिए सब्र चाहिए, प्रयोक्ता में धैर्य की जरूरत है उसे, और भाषाई उदारता। अगर अन्य किसी भाषा के कुछ शब्द आ जाते हैं तो भी लेने में हर्ज नहीं है। अब देखिए,
हमने कितने शब्द अंग्रेजी के लिए हैं? रेल शब्द ले लिया है, बस शब्द ले लिया है, टेबल शब्द ले लिया है, हाँ, कंप्यूटर शब्द ले लिया है, पेन ड्राइव शब्द ले लिया है, मोबाइल शब्द ले लिया है। हजारों शब्द हमने अंग्रेजी के ग्रहण किए। इसका मतलब यह होता है कि जो भाषा अन्य भाषाओं के शब्द ग्रहण करने में सक्षम होती है, वह भाषा अधिक लोगों तक पहुंचने में भी सक्षम होती है, अधिक लोग उसे जानते हैं। और अंग्रेजी ने यही किया। अंग्रेजी का अपना शब्दकोश बहुत कम है, बहुत छोटा है। हिंदी और मराठी की तुलना में अंग्रेजी के शब्दों की संख्या कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसने इतालवी भाषा से लिया, रूसी भाषा से ले लिया, जर्मन भाषा से ले लिया, संस्कृत भाषा से ले लिया, हिंदी, मराठी, भारतीय भाषाओं से भी बहुत कुछ लिया है अंग्रेजी भाषा ने। और हमें ये कोई डर नहीं है हमें इस बात का कि हमने एकाध अंग्रेजी शब्द प्रयोग करने से हमारी हिंदी में कोई व्यत्यय आएगा या हमारी हिंदी कहीं बदनाम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इसलिए सब्र पूर्वक, धैर्य पूर्वक और उदारता पूर्वक अन्य भाषाओं के शब्द ग्रहण करते करते हम आगे जाएं। देखिए बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो अन्य भाषा के हैं, जिसका हम धड़ल्ले से हिंदी में प्रयोग करते हैं, आपको पता भी नहीं होगा कि ये हिंदी नहीं है, अन्य भाषा के शब्द हैं। जैसे उदाहरण के रूप में कमर, कमर का मतलब होता है चांद, ये अब चल रहा है सभी और, कमर, कमर नहीं, कमर। या फिर ऐसे भी कुछ शब्द हैं जैसे अंग्रेजी के हमने स्वीकार किए हुए हैं, जैसे बैंक है, अकाउंट है, ऐसे शब्द भी हमने स्वीकार किए हुए हैं। इतना ही नहीं, चाकू जैसा शब्द है, अलमारी जैसा शब्द है, बैठक जैसा शब्द है। ऐसे हजारों शब्द हमारे दैनंदिन जीवन में जो हमारे एतद्देशीय नहीं, भारतीय भाषा के है ही नहीं। कारतूस जैसा शब्द, इसमें से अधिकांश जिन शब्दों का मैंने उच्चारण किया, अधिकांश पुर्तगाली या फिर फ्रेंच भाषा के शब्द थे, जो अब परिवर्तित हो चुके हैं प्रायः बहुत से। तीसरी बात, सरकार की राजभाषा नीति में पारदर्शिता जो आई है, वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जिसमें हिंदी में प्रयोग आने वाली समस्या और उनके समाधान के हेतु सुझाव दिया जा सकते हैं। सरकार की राजभाषा नीति में पारदर्शिता, एक तरफ तो संविधान में राजभाषा संबंधी अनुच्छेद शामिल करने के लिए आज तक के राजभाषा संबंधी सभी आदेशों में अनुशीलन परसुएशन से राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की बात कही जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार द्वारा दिए जाने वाले राजभाषा संबंधी वार्षिक कार्यक्रम में हर वर्ष लक्ष्य बढ़ा दिए जाते हैं। लक्ष्य तो इतने ऊंचे कि पूरे प्रयासों के बाद भी उन्हें पाया नहीं जाना असंभव है। लगभग बिल्कुल स्पष्ट एवं सुनिश्चित आदेश दें, भले लक्ष्य बहुत ही कम रखा जाए, किंतु वे प्राप्त होने के लिए रखे जाएं और उन्हें प्राप्त किया ही जाए। हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि यदि कोई गैर अंग्रेजी भाषी व्यक्ति नौकरी में भर्ती होने के पहले दिन से ही अपना कामकाज अंग्रेजी में शुरू कर सकता है, तो क्या कारण है कि हिंदी जानने वाली 60% से भी ज़्यादा आबादी वाला ये देश है, उसके नागरिक भर्ती के पहले दिन से ही हिंदी के काम नहीं कर सकता? मतलब है कि उसे सिखाना क्यों पड़ता है? ये कितना बड़ी विडंबना है कि ये 90 करोड़ हिंदी भाषी लोगों का ये देश है, फिर भी काम चलाऊ ज्ञान होने पर भी वह इस प्रकार की कोई बात नहीं करता है। चौथी बात है इसमें, नवोन्मेषशाल कार्यों में हिंदी का प्रयोग। अब नवोन्मेष का मतलब कहता है, उन्मेष का मतलब होता है अभिव्यक्ति, नवोन्मेष। जैसे कवि होता है, कवि प्रायः कुछ नई नई बातें कहता है और इन नई बातों से ही वह आगे बढ़ता जाता है।
नवोन्मेष का अर्थ है नवनिर्माण, जो साहित्य के माध्यम से, कहानी, कविता इत्यादि के माध्यम से होता है। यानी इसका अनुसरण करते हुए बैंक में आने वाले हर नए कर्मचारी जो बैंकिंग शब्दावली अर्थात पारिभाषिक शब्दावली, बैंक की कार्यप्रणाली आदि का ज्ञान हिंदी शब्दावली के साथ हिंदी माध्यम से कराया जाए तथा उसी के अनुरूप ही उसे कार्य करने के लिए कहा जाए। मतलब ऐसे कर्मचारी को जो काम कर सकता है हिंदी में, ऐसे कर्मचारी को और भी अधिक रीति से प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाता है कि वह अपनी अभिव्यक्ति हिंदी में करना सीखे। बैंकों में कंप्यूटर जैसे भी नए उपकरण लगाए जाएं जो द्विभाषिक हों। अब देखिए, मैं तो 1998 से हिंदी टाइपिंग की काम करता हूँ, और हिंदी टाइपिंग करते समय आज मुझे किसी ने कुछ सिखाना नहीं पड़ा, वो अपने आप सीख जाते हैं। जैसे आप देखिए, छोटे बालक भी 1, 2, 3, 4 साल के, 5 साल के यूट्यूब पर भी अपना वीडियो अपलोड करना तक सीख रहे हैं। तो ये तो लिपि है, बहुत आसान चीज़ है, ये भी हम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कंप्यूटर जैसी जटिल प्रणाली को तो सीख सकते हैं, परंतु उसमें प्रयोग होने वाले हिंदी शब्दों को नहीं। मतलब कंप्यूटर के क्षेत्र में हिंदी शब्द का प्रयोग क्या होता है, ये पता है आपको? पता है आपको कंप्यूटर के लिए हिंदी शब्द क्या है? संपादित्र। शायद कभी सुना भी नहीं होगा आपने, अब वो चलता नहीं, बात अलग है। इसके उपरांत पांचवी बात यहाँ यह है, पांचवा समाधान यह है, ग्राहकों का बैंकिंग हिंदी से परिचय। बैंकों के ग्राहक चाहे शहरी शिक्षित हो या ग्रामीण अशिक्षित, हमने हमने बैंकिंग शब्दावली का परिचय उन्हें कराया हुआ है सरकार ने। हमने उन्हें जो बताया उन्होंने उसी को सच मान लिया। हमारी तरह आज उन्हें भी अंग्रेजी शब्दों की आदत पड़ गई है। जैसे जैसे हम अपना परिचय हिंदी शब्दावली से कराते जाएंगे, वैसे वैसे जाने अनजाने में वे भी उन्हीं शब्दों को अपनाते जाते हैं, पुनरावृत्त करते जाते हैं। तकनीकी एवं पारिभाषिक शब्दों के मामले में यह बात समझ लेना योग्य है कि न तो कोई कठिन शब्द होता है और न कोई सरल। जो शब्द प्रचलन में आ जाता है वही सरल हो जाता है। महत्वपूर्ण बात सिर्फ किसी शब्द को अपनाने की है। मतलब कहना यह है यहाँ कि जितने भी शब्द कठिन लगते हैं हमें, उनकी जगह आसान शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये रहा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बैंकों में हिंदी के प्रयोग को दिया जाने वाला या हेतु किया जाने वाला प्रयास। अब कल की तासिका में हम एक बात आपके सम्मुख रखेंगे, वह यह है कि बैंकों में हिंदी के प्रयोग का भविष्य क्या होगा। बैंकिंग से संबंधित पत्र, उसके उपरांत बैंक समाचार, घरेलू बचत खाते, चालू खाते, करंट खाते, और कुछ महत्वपूर्ण डेबिट क्रेडिट के और पत्र मंगवाने के प्रारूपों को भी हम कल की तासिका में पूर्ण करने का प्रयास करें। ठीक है, आज रुक जाते हैं, हमारा समय समाप्त।